सो हेलो गाइस, इतने टाइम से मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना सिखा रहा था, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट कैसे करोगे इन फ़ोटोशॉप। चाहे तो आप इसे लाइट रूम में भी कर सकते हो, बट मैं आज आपको फ़ोटोशॉप में इसे यूज़ करना सिखाऊंगा थ्रू कैमरा रॉ फिल्टर। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं फ़ोटोशॉप में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अगर आपको भी फ़ोटो इंपोर्ट करना है तो आप कहाँ से करोगे? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहे आप फ़ोटो को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है फ़ोटो इंपोर्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है आप फाइल में जाके ओपन में अगर क्लिक करोगे और वहाँ पे जाके आप किसी भी जो फाइल आपको इंपोर्ट करना है उस फाइल पे आप क्लिक करके अगर आप ओपन दबा दोगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फ़ोटोशॉप के बारे में नहीं, कैमरा रॉ फिल्टर जो कि एक फ़ोटोशॉप के अंदर ही आता है, जो कि बेसिकली एक कॉपी या फिर एक वर्ज़न कह सकते हैं लाइट रूम का, जो कि आपको फ़ोटोशॉप में डायरेक्टली मिल जाता है। उसमें आप कलर ग्रेड कैसे कर पाओ या फिर कलर एडजस्टमेंट्स कैसे कर पाओ या फिर लाइट्स एडजस्टमेंट कैसे कर पाओ, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो कैमरा रॉ फिल्टर आपको कहाँ से ओपन करना है? आप सीधा जाओगे फिल्टर्स में और वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर। आप इसमें सीधा क्लिक कर दोगे तो आपका एक सेक्शन ओपन हो जाएगा कैमरा रॉ फिल्टर के नाम से, और यहाँ पे आपको सारे चीज़ें एडजस्टमेंट्स के लिए मिल जाएंगे, जैसे लाइट का सेक्शन, लाइट पैनल, कलर पैनल जो कि वाइट बैलेंस जहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे, इफेक्ट पैनल जहाँ से आप टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, विग्नेट या फिर ग्रेन्स ऐड ऑन कर पाओगे। यहाँ पे एक कर्व सेक्शन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कलर मिक्सर टूल्स, फिर कलर ग्रेडिंग टूल्स, फिर डिटेलिंग, शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, कलर रिडक्शन, फिर ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है जो कि आपको लाइट रूम में मिलती है। तो अगर इस फोटो को आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि इसमें एक रेड कलर बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है जो कि आँखों को चुभ रहा है। तो आपको पहले अपने फ़ोटोज़ को समझना पड़ेगा कि आपके फ़ोटोज़ में क्या ज़्यादा दिख रहा है और क्या कम दिख रहा है। जो ज़्यादा दिख रहा है उसे आपको एडजस्ट करना है कम करके, और जो कम दिख रहा है उसे आपको बढ़ाना है, उसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी सीधा जाऊँ, अगर मैं इस फ़ोटो को एनालाइज़ करूँ तो मुझे ये रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट दिख रहा है, तो मैं पहले इसे एडजस्ट करूँगा, ना कि मैं पहले लाइटिंग को एडजस्ट करूं। तो मैं उसके लिए सीधा जाऊंगा कलर मिक्सर टूल पे, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रेड कलर है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसमें आपको फिर और तीन ऑप्शन मिलते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस। तो मैं पहले इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम करूँगा और इसके ह्यू क्योंकि थोड़ा सा पिंक मुझे ज़्यादा नज़र में आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और एडजस्ट करूँगा राइट की ओर। तो आप देख सकते हो कि वो जो रेडनेस है अब वो एक्चुअल रेड दिख रहा है, ना कि पिंक दिख रहा है। सो 14 मेरे हिसाब से सही है। ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं। अब तीन चीज़ों को ही सिर्फ ट्विक करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी। तो इन चीज़ों को करने के बाद अगर मैं आप आऊँ लाइटिंग एडजस्टमेंट में, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि आपको क्या क्या नोटिस हो रहा है। आपको कभी भी सबसे पहला चीज़ एक्सपोजर नहीं छेड़ना है गाइस, क्योंकि एक्सपोजर छेड़ना, अगर आप एक्सपोजर को ट्विक करते हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना कि आपके फ़ोटोज़ में क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये ओवरऑल हर इमेज के ओवरऑल चीज़ों को छेड़ता है, जैसे कि शैडोज़, हाईलाइट्स या मिड टोन्स। लेकिन आपको इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। इसे डायरेक्टली यूज़ ना करके आपको पहले देखना है कि अगर आपकी इमेजेस में शैडोज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करें, बहुत कम है तो उसे ज़्यादा करें। तो इस इमेज में अगर आप पर्टिकुलरली इस इमेज की मैं अगर बात करूँ तो इस इमेज में शैडोज़ मुझे सही लग रहे हैं। मैं फिर भी अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाऊं, अगर आप शैडोज़ को फुल कर दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि अभी जो है आपको हेयर्स प्रॉपरली विजिबल हो रहे होंगे, फिर बहुत सारे इस पोर्शन में जो है कुछ डर्ट्स वगैरह थे वो आपको अभी विजिबल हो रहे होंगे। बट
क्या ये इस फ़ोटो के लिए बेनिफिशियल है? ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एडिटिंग स्टाइल क्या है। मेरे एडिटिंग स्टाइल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ओवर शैडोज़ को दिखाऊँ, इतनी चीज़ों को विज़िबल करूँ, क्योंकि मेरा फ़ोकस इस पोर्शन में ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं अभी शैडोज़ अगर हटा दूँ, अगर मैं शैडोज़ को इतना ओपन कर दूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विज़िबल हो रही है और डिस्ट्रैक्ट हो रही है आइज़। मेरी आइज़ इधर-उधर जा रही है कि मैं इस पे भी ध्यान जा रहा है, इस पे भी ध्यान जा रहा है। सो मैं शैडोज़ को थोड़ा कम ही रखूँगा, ताकि मेरा जो मेन अट्रैक्शन है, जो कि है इस पोर्शन पे, मेरा ध्यान इस पोर्शन पे टिके रहे। कॉन्ट्रास्ट, अगर आप कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा आप इसमें बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है डिफरेंस बिटवीन हाइलाइट्स एंड शैडोज़। तो आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपको मोस्टली आप जब भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं या फिर बहुत ज़्यादा ना कम करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फ़ोटोज़ पे। अब बात करूँ हाइलाइट्स की, तो ऑलरेडी इस पोर्शन में मुझे हाइलाइट्स दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले हाइलाइट्स कम करूँगा, ताकि ये वाला जो पार्ट है जो बहुत हाईलाइट अभी था, वो अब नॉर्मलाइज हो चुका है। अब ब्लैक्स को मुझे छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शैडोज़ ऑलरेडी डाल के रखे हैं। बट अगर आप चाहते हो फिर भी कि हाँ, अगर आपकी इमेजेस में बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा डार्कन और चाहिए मेरे फ़ोटो में, तो फिर आप ब्लैक्स को और कम कर सकते हो। बट मेरे इमेज के हिसाब से वो अभी उतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसे 0 ही रख रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँ वाइट्स की, तो वाइट भी आप तब यूज़ करें जब आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्कन हो। उस पोर्शन में आप थोड़ा वाइटनेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके हाईलाइटेड एरिया को ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब मैं अगर बात करूँ इस कलर टेम्परेचर पैनल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे फ़ोटो में ऑलरेडी येलो टोन है या फिर ऑरेंज टोन है। तो मैं अगर इसे ब्लू टोन की तरफ ले जाऊँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा और नॉर्मलाइज हो रहा है और रेड और ज़्यादा पॉप आउट होके आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी इमेजेस को कैसे देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका वार्म टोन जो है वो आपकी फ़ोटोज़ को ज़्यादा सही दिखा रहा है, तो आप उसी के साथ जाओ। देखो, एडिटिंग जो है वो बहुत ही पर्सनल चॉइस है, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस है, आपको किस तरह की एडिटिंग पसंद है। बट हाँ, रिक्वायरमेंट भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इमेजेस में रिक्वायर्ड क्या है। ऐसा नहीं कि अगर आपको पसंद है कि नहीं मुझे तो हर फोटो में ऑरेंज टोन पसंद है या फिर मुझे तो हर फोटो में ब्लू टोन पसंद है, तो आप हर फोटो में वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको पहले तो आपको फ़ोटो का पर्सपेक्टिव समझना होगा और फिर चेंजेस प्रोसीड करने पड़ेंगे। अभी मैं अपने कलर टेम्परेचर को 0 ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर टेम्परेचर सही लग रहा है। यहाँ पे आपको वाइब्रेंस मिलती है, सैचुरेशन मिलती है। अगर आप सैचुरेशन बढ़ाओगे तो आपके कलर्स और ज़्यादा पॉप आउट हो गए। अगर आप बहुत ही ओवर एक्सपोज फोटो में कंडीशन में आपने शूट किया है, जहाँ पे शायद आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उस पर कलर या सैचुरेशन आपको नहीं मिल पाए हो, तो वहाँ पे आप अपने सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट याद रखें, सैचुरेशन को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए, उससे वो बहुत ही अनरियल दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो आपको बहुत चीज़ों को सटल रखना है, बहुत ओवर नहीं करना है चीज़ों को। अब यहाँ पे आता है इफेक्ट पैनल। आपके पास यहाँ पे मिलता है आपको टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज और विग्नेट। टेक्सचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सचर होता है कि एक रफनेस या फिर स्मूथनेस किसी भी चीज़ का, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, उस चीज़ में एक रफनेस, सॉफ्टनेस होगी ही होगी। तो आपको देखना है कि आपको उस चीज़ में रफनेस रखनी है या फिर उसको स्मूथ करना है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए, तो मैं टेक्सचर्स को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। और क्लैरिटी उस टेक्सचर्स पे आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए कि वो टेक्सचर और कितना विजिबल हो सके, तो वो है आपका क्लैरिटी। तो आप जितना क्लैरिटी बढ़ाओगे तो आप देख पाओगे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा विजिबल होने लग जाएगी। अब मैं अगर बात करूँ डीहेज की, तो इस फोटो में डीहेज का कोई यूज़ नहीं है गाइस। डीहेज आप तब यूज़ करें जब आपको एक फॉगी, एक मिस्ट वेदर जब आपको मिलता है फॉरेस्ट एरिया में, या फिर आप कभी लैंडस्केप अगर शूट करो तो वहाँ पे आपको एक मिस्ट वेदर मिलेगा, एक फॉगी वेदर मिलेगा,
उस टाइम पे आप डीहेज का यूज़ कर पाओगे। नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि आप हेजीनेस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं इसके थ्रू। सो इस फोटो में डीहेज का कोई काम नहीं है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब बात आता है विग्नेट की। विग्नेट आपको पता होगा, बहुतों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि विग्नेट यूज़ होता है बॉर्डर लाइन पे ब्लैक या फिर वाइट को बढ़ाने के लिए, जो कि फोकस डेवलप करता है आपके मेन सब्जेक्ट पे। अगर मैं हाईलाइट विग्नेट को कम करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि बॉर्डर में एक ब्लैक कलर आते जा रहे हैं और मेरा सब्जेक्ट और ज़्यादा फोकस में आते जा रहा है, क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शन कम होते जा रहा है। जब भी साइड से डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो मेरा मेन सब्जेक्ट अगर सेंटर में है तो फोकस मेरा सेंटर में और ज़्यादा जाएगा। बट हाँ, हमें विग्नेट का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे जितना भी फोकस में हो, आपका बैकग्राउंड या फिर आपका और भी कम्प्लीमेंट्री जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होंगे उस पर भी अगर ध्यान जाए तो वो एक ऑल ओवर फ्रेम को अच्छा बनाते हैं। या फिर अगर आपने कोई शॉट लिया है ओपन एरिया में जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे आप वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं टू फोकस द मेन सब्जेक्ट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू विथ योर पिक्चर। तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए अपने फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पे भी मैं अभी विग्नेट को 0 ही रख रहा हूँ। कर्व पैनल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल पे आता है। इस चीज़ के बारे में मैं अगर आपको अभी बता दूं तो शायद आप ना समझ पाओ। तो पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, लाइटिंग एडजस्टमेंट कैसे होता है, वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट कैसे होता है, इफेक्ट पैनल के साथ आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो या फिर कैसे एनहांसमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, ग्रेन जो है वो एक ओल्ड मनी लुक प्रोवाइड करती है फोटोज़ में। ग्रेन चीज़ों को अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी बना सकती है, बट मोस्टली ग्रेन्स का यूज़ तब करें जब आपका फ़ोटो में एक विंटेज वाइब हो। विंटेज वाइब में ग्रेन्स हमेशा अच्छे ही दिखते हैं। आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे ग्रेन्स कुछ डॉटेड मॉलिक्यूल्स टाइप, डॉटेड पिक्सल्स टाइप आपको दिख रहे होंगे, यही है ग्रेन्स। ये आपके फोटोज़ में एक ओल्ड वाइब जो होता था पुराने टाइम में, विंटेज वाइब, ओल्ड वाइब, ये आप इस चीज़ से अचीव कर पाओगे। और इसमें आपको साइजेस भी दिए गए हैं कि आप उस ग्रेन का साइज़ को बढ़ाना या कम रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर रफनेस आप कितना चाहते हो, कि बहुत ज़्यादा रफ दिखे, थोड़ा कम रफ दिखे, तो सारी चीज़ें आपके पास इसमें होती है। अब मैं बात करूँ कलर मिक्सचर टूल की, तो कलर मिक्सचर टूल बेसिकली जितने भी कलर्स उस टाइम पे आपके फ़ोटोज़ में होंगे, आप उन चीज़ों को ट्विक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने रेड कलर को सबसे पहले ही ट्विक किया था कि ये बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा था रेड कलर, जिसको एडजस्ट किया, ह्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ाया, सैचुरेशन को थोड़ा कम किया और लिमिनेंस को बढ़ाया। ह्यू आपका एक कलर पैलेट होता है, जैसे रेड फैमिली के अंदर आपके पास एक कलर पैलेट है। लाइक ह्यू इज़ बेसिकली जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़े से उनके कलर कॉम्प्लेक्सन अलग अलग है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप ह्यूज़ को कम करोगे तो आप देख पाओगे कि ये थोड़ा सा पिंक में जा रहा है। आप ह्यूज़ को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि ये ऑरेंज में जा रहे हैं। ये सारे सेम फैमिली के कलर टोन है। मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ कलर थ्योरी के ऊपर, क्योंकि अगर आप कलर थ्योरी समझ गए तो आपके लिए कलर्स को ट्विक करना बहुत ही आसान हो जाएगा, कलर्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, और उसके बाद आपको फिर दिक्कतें नहीं आएंगी कि आपको कलर्स को कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे ऑरेंज कलर, ये आपका ऑरेंज कलर है, इसका सैचुरेशन आप नॉर्मली जो इंडियन स्किन टोन होते हैं वो आपका ऑरेंज टोन में ही होगा, जिसका आप सैचुरेशन अगर थोड़ा डार्क स्किन टोन है तो आप सैचुरेशन कम करके ल्यूमिनेंस अगर बढ़ाएंगे तो वो स्किन टोन बहुत ही न्यूट्रलाइज होता है, बहुत ही अच्छा निखर के आता है। बट यहाँ पे क्योंकि RGB का यूज़ किया हुआ है, रेड कलर का यूज़ ज़्यादा यहाँ पे किया हुआ है, इस वजह से आपको और कलर्स उतनी इम्पैक्टफुल अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, और मैं अगर चेंज करूँगा अभी तो उतने कुछ डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। सो बेसिकली ये सारे आपके पास, ह्यू इज़ द कलर फैमिली, सैचुरेशन इज़ द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ द कलर, और ल्यूमिनेंस कितना आपको ब्राइट करना है, कितना आपको कम करना है। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट।
कलर ग्रेडिंग भी मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आपको कलर थ्योरी बता दूं, क्योंकि आपको जब तक ये चीज़ पता नहीं होगा कि एनालॉगस कलर थ्योरी क्या होता है, मोनोटोनस क्या होता है, ट्राइडेक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो आप चीज़ों को उतनी बेटर तरीके से नहीं समझ पाओगे। सो अभी के लिए इसे भी रहने देते हैं। अब हम आते हैं डिटेल सेक्शन पे। डिटेल में आपको मिलती है शार्पनिंग, नॉइज़ रिडक्शन, कलर नॉइज़ रिडक्शन। शार्पनिंग बेसिकली जो आपके टेक्सचर्स है वो कितने आपको शार्प चाहिए। आप अगर देख पाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जितना मैं बढ़ाते जाऊंगा ये और शार्प होते जाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आप टेक्सचर्स, क्लैरिटी, शार्पनेस जब भी बढ़ाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोटोज़ में ऑलरेडी नॉइज़ ना हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगेंगी जब भी आप इन चीज़ों को बढ़ाओगे। सो आपको शूट के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि नॉइज़ ज़्यादा ना हो, और एडिट के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, एक मिनिमम लेवल पे बढ़ाएं ताकि चीज़ें सही से पॉप आउट हो सकें। सो मैं शार्पनेस को 20% बढ़ा रहा हूँ इस फ़ोटो के हिसाब से। नॉइज़ रिडक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि नॉइज़ रिडक्शन बेसिकली आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकती और डिटेल्स बहुत ज़्यादा लो कर सकती है। सो नॉट रिकमेंडेबल। तो नॉइज़ रिडक्शन को ज़्यादा नहीं, 10 to 15 मैक्स टू मैक्स आप यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और कलर नॉइज़ रिडक्शन होता है कि आपके इमेज में जो भी कलर है उसके नॉइज़ में ये रिडक्शन लाता है। कलर नॉइज़ रिडक्शन का यूज़ तब है जैसे आपके इमेज में जो भी कलर है उसमें जो नॉइज़ है उसको ये रिड्यूस करता है। जैसे कि इसमें अगर रेड कलर है तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, इस पोर्शन पे आप नोटिस करें तो इस पोर्शन में आपको दिख रहा होगा कि अभी थोड़ा सा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ, स्मूथ करते जाता हूँ तो ये स्मूथ होते जाएगा, ये देखिए। सो ये कुछ डिफरेंसेस आती है चीज़ों को ट्विक करने के बाद। तो अगर मैं बेसिक एडजस्टमेंट जो मैंने अभी किया है उस प्रोसेस के थ्रू मैं अगर आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो आप रिज़ल्ट को बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे। पहले कुछ ये इस तरह का दिख रहा था, बहुत ही कलर पॉप आउट हो रहे थे, डिटेल्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रही थी, फिर बहुत ज़्यादा आँखों को चुभ रहा था। बट जब हमने इसमें लाइट एडजस्टमेंट किए, जब हमने इसकी क्लैरिटी, इसके टेक्सचर पे काम किया तो डिटेल्स आए। डिटेल्स और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो टेक्सचर्स को और थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको और टेक्सचर विजिबल होंगे, आपको और डिटेल्स विजिबल होंगे। सो बेसिकली एडिटिंग डिपेंड करता है आपके फ़ोटो में क्या कम है या क्या ज़्यादा है। आप फ़ोटोज़ को तभी सही से एडिट कर पाओगे जब आप अपने फ़ोटोज़ को एनालाइज करना सीख जाओ। सो बेसिकली ये एक पार्ट 1 था गाइस। अभी और भी एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स आपके सामने मैं लाऊंगा और ट्राई करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ इस चीज़ को लेके। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप एडिटिंग। This is VNL Visual Native Lab signing off till this video.